कार मंगलुरु विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर प्रथम बीए के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक है लघु कथा लहरी। इनमें से एक पाठ हनीमून है। यह पाठ राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखित है। लेखक ने हनीमून के बारे में बता दिया है, परंतु मुख्य रूप से नारी जीवन में होने वाले संघर्षों को लेकर उसने यह कहानी लिखी है। कहानी के बारे में पढ़ने के पहले हम राजेंद्र यादव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ है। आरंभ में इन्होंने कविताएं लिखी, लेकिन बाद में कहानी उपन्यास लेखन में लग गए। पहले पहल उसने कविताओं को लिखा है, बाद में उसने कहानी उपन्यास आदि लेखनों को या साहित्य की विधाओं को उसने लेखनी चलाई है। इनका उपन्यास सारा आकाश बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर इसी नाम से फिल्म बनी है। सैकड़ों कहानियों के साथ हनीमून और अपने पार जैसे इनकी लघु कथाएं भी उपलब्ध हैं। 28 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में इनका निधन हुआ है। यही राजेंद्र यादव के बारे में संक्षिप्त परिचय है। और हम हनीमून कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है, ये बात को हम ध्यान देंगे। इस कहानी में लेखक नारी के मन में होने वाले संघर्ष को व्यक्त करते हैं। इनमें भी निम्न मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग की ना जाने कितनी लड़कियों की इच्छाएं परिवार और समाज के दबाव के कारण अपूर्ण ही रही है। इनका चित्रण हमें इस कहानी में मालूम पड़ता है। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र आते हैं। एक है प्रिंसिपल, जो माधुरी है, या डॉक्टर माधुरी अरोरा। डॉक्टर माधुरी अरोरा और सोनी की है। माधुरी अरोरा की आयु है 50 से अधिक हुई है और 25-30 बरस वाली सोनी है। सोनी ने आज शादी कर ली है और शादी करने के बाद अपने पति के साथ वह प्रिंसिपल से बातें करने आई है, आशीर्वाद लेने आई है। परंतु प्रिंसिपल अभी कुमारी है। हमें कहानी में दिखाई दे रही है कि उनके ऑफिस के बाहर नेम प्लेट पर लिखा है कुमारी माधुरी अरोरा, अर्थात अभी अभी वह अविवाहित है, शादी नहीं हुई है। परंतु शादी होने वाले लोगों के लिए अपने वजह से जो कुछ उपकार करना है वह उपकार करने जा रही है माधुरी अरोरा। उनके मन में ये भावनाएं हैं, जो मुझे नहीं मिला है वह दूसरों को मिलना है। अर्थात उनकी शादी नहीं हुई है तो उन्हें हनीमून का अवकाश नहीं, परंतु सोनी की शादी तो अभी अभी हुई है, उन्हें तो हनीमून करवाना चाहिए। इसलिए उनकी ओर से जो करना है वह सभी करने जा रही है, वह माधुरी अरोरा। देखेंगे हम यह विचार को कहानी के द्वारा स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ
हम दोनों उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। प्रारंभ में ही कहानी इस तरह प्रारंभ होती है। सोनी और उनका पति दोनों उनसे अर्थात प्रिंसिपल से आशीर्वाद लेने गए थे। सोनी का बहुत आग्रह था। अर्थात पति का विचार है, पति कहता है क्या है, सोनी अर्थात उनकी पत्नी बहुत आग्रह अनुरोध रिक्वेस्ट ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಏನಂತೆ पहले पहल किनसे भेंट करना है, अरोरा प्रिंसिपल से। वे सोनी की प्रिंसिपल ही नहीं, क्यों है प्रथम बार प्रिंसिपल से ही आशीर्वाद लेना है, क्योंकि केवल वह प्रिंसिपल ही नहीं बड़ी बहन है। देखिए बड़ी बहन माता का स्थान प्राप्त करती है, मतलब बड़ी बहन का स्थान प्रिंसिपल ने पा लिया है और माँ जैसी रही थी। माँ जैसी, माँ का स्थान प्रिंसिपल ने प्राप्त किया है। ऑफिस के बाहर ही नेम प्लेट लगी थी। नेम प्लेट में लिखा है डॉक्टर ब्रैकेट में कुमारी माधुरी अरोड़ा। सोनी ने खटखट किया। ऑफिस के बाहर जाकर दरवाजा खटखट किया है और झिझकते हुए दरवाजा खोला। झिझकते हुए दरवाजा खोल लेती है। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। देखिए मेरी तरफ अर्थात पति के ओर देखकर मुस्कुराती है कौन, प्रिंसिपल। बहुत धीमे से अंदर आने को कहा। धीमे से आइए आइए कहकर प्रिंसिपल बुलाती है। वे सामने ही बैठी थी, पढ़ने का चश्मा लगाई। देखो पढ़ने का चश्मा लगाए वह सामने बैठी थी और लगाए गौर से कोई कागज देख रही थी। सिर उठाकर सोनी की तरफ देखा। पढ़ रही थी, सिर उठाकर सोनी की तरफ देखती है। अंधेरे से उजाले में आ जाने वाले व्यक्ति की तरह सामने वाले को पहचानने की कोशिश की। देख लीजिए इसी तरह सिर उठाकर उनकी ओर दृष्टि लगाती है, परंतु उनका मन का भाव क्या है, प्रिंसिपल का मन का भाव क्या है। लेखक लिखता है अंधेरे से उजाले में आ जाने। अंधेरे में लेखिका प्रिंसिपल दुख का भाव और उजाले अर्थात प्रकाश। प्रकाश में कौन है, सोनी। अर्थात आज अतीव दुख में रही है प्रिंसिपल, परंतु उजाले के समान है सोनी। वह पहचानने की कोशिश की। मैं पीछे था, कौन, पति पीछे था, इसलिए हाथ पर लदी मालाएं उन्होंने नहीं देखी। अर्थात मेरे हाथ में वरमाला था, प्रिंसिपल ने नहीं देखी और सोनी को पहचान लिया था और उसकी मांग का सिंदूर देखते ही खिल पड़ी। अरे सोनी आओ आओ, मुबारक हो, शादी कर डाली। देखिए इतने आनंद से उनको स्वागत करती है। अरे सोनी आइए आइए, शादी कर ली, प्रश्न कर लेती। खिलकर झेमती हुई सोनी अंदर गई और झुककर चरण छुए। सीधे जाकर झुककर चरण छू लेती है, अर्थात कालिಗೆ नमस्कार ಮಾಡ್ತಾಳೆ। बोली अभी अभी सीधे ही रजिस्टर के यहाँ से चले आ रहे हैं। अर्थात उन लोगों ने रजिस्टर मैरिज कर लिया है। तो वह कहती है रजिस्टर ऑफिस से मैं सीधे यहीं आई, घर भी नहीं गई। घर नहीं जा सकती क्योंकि सोनी ने अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर ली है। एक और प्रेम विवाह कह सकते हैं। तो घर नहीं गई, प्रिंसिपल से आशीर्वाद लेने आई है और मैंने भी बहुत आदर से झुककर प्रणाम किया। पति ने भी उनको सिर झुकाकर नमस्कार कर लिया और मगर जिद किए थी, कहा कि सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा के यहाँ चलेंगे, वही मेरी माँ है। और यहाँ आने के लिए कारण क्या है,
सोनी ने अतः पत्नी ने कह दिया था पति से, देखिए हमें पहला आशीर्वाद प्रिंसिपल से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ और सब कुछ कौन है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल से प्रथम आशीर्वाद लेना है। दोनों हाथों में चश्मे की कमानियां पकड़कर सामने किए हुए डॉक्टर अरोड़ा का चेहरा उल्लास और भावावेग से पिघलने लगा था। आंखें भीग गई। देख ले, आज आशीर्वाद देते समय उनकी आंखें पिघलने लगा है, ಕರಗಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಕರಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। क्यों है? मुझे अवकाश नहीं है, परंतु आशीर्वाद देने का अवकाश तो मिला है। कितनी अच्छी लड़की और लड़का है। तो रोते रोते आशीर्वाद देने लगी है प्रिंसिपल साहब अरोरा। आंखें भीग गई। देखिए उनकी आंखें भीग गई। चलो, बहुत ही अच्छा किया, मेरी तो बहुत प्यारी बिटिया है यह। अच्छा, पहले तुम्हें मिठाई खिलाई, बैठो बैठो। हम दोनों सामने बैठ गए। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया, अर्थात बिठाते है और चपरासी को, सर्वेंट को या अटेंडर को बुलाती है। पर्स से 50 का नोट निकल कर दिया। अपने खुद पर्स से ही 50 का अर्थात 50 रुपीज दे देती है और कहती है, फटाफट बढ़िया मिठाई और चाय लाओ, बढ़िया मिठाई और चाय लाओ। देखो अपनी सोनी शादी करके आई है। चपरासी ने परिचय से मुस्कुराकर नमस्कार किया। 85 वर्ष की गरिमामयी मूर्ति। राजेंद्र यादव लिखता है, प्रिंसिपल कम से कम 85 वर्ष की गरिमामयी मूर्ति है। कम से कम 50 वर्ष हुआ है, इससे कुछ अधिक भी हो सकता है, परंतु गरिमामयी मूर्ति है। किसी कारण से उनकी शादी नहीं हुई है। निश्चय ही अपनी उम्र में खासी सुंदर रही होंगी। अपनी उम्र में क्या, 20 साल की बात, बहुत सुंदर होगी, परंतु आज 50 से अधिक हुआ है। और उनकी निश्चल खुशी कहीं मुझे भी छूने लगी। कौन? पति विचार करता है। निश्चल खुशी, दे कोई कपट नहीं है, परिशुद्ध खुशी आज पति को भी आकर्षित होने लगा है। कहाँ बेकार की जगह ले जा रही है, या सोने का भाव अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए। पति को भी आनंद होने लगा। सोनी ने जो किया है अच्छा किया। क्यों? प्रथम सम्मेलन किन से हुआ है? प्रांशुपाल से। वो एक निश्चल मूर्ति है, उनसे भेंट हुआ है, मुझे आनंद हुआ। हम लोग यहाँ आ गए, ने ले लिया था। थोड़ी देर तो लगा जैसे मिस अरोड़ा कहीं खो गई है। कहने के लिए कह लिया, आशीर्वाद दे दिया, 50 का नोट देकर मिठाई चाय लाने के लिए कह दिया, परंतु अंदर से अंदर उन्हें दुख उमड़ कर आने लगा है। कुछ क्षण वह बैठी रही, बातें ना की, और उनके पास बात करने को कुछ नहीं है। शायद वे अपने भावोद्वेग पर काबू पा रही थी। मेरे बारे में सोनी उन्हें पहले ही बता चुकी थी। अरे, मेरे बारे में सोनी ने सब कुछ बता दी है। मेरा पति होने वाला ऐसा है, वैसा है, वह काम करने वाला है, सब कुछ बता दिया था। परंतु प्रिंसिपल ने अभी ही उनका पति को देखा है और सलाह भी ली थी। वे चश्मे की कमानियों को यूं ही खोलती बंद करती रही। फिर मुस्कुराकर सोनी ने पूछा, तुम्हारे पापा मम्मी की प्रतिक्रिया अब क्या होगी? वहां जाओगी? शादी तो हो चुकी है, पापा और मम्मी के पास अभी गई नहीं, पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शादी तो हो चुकी है ना। एकदम तो नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही। गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए तो सोचेंगे, अब जाने का तो मन नहीं है। गुस्सा कम होने के बाद तो हम
सोचेंगे। सोनी बोली, फिर वे देर तक ना जाने क्या क्या बातें करते रही। मैं प्रसन्न और विनम्र दर्शक की तरह सुनता रहा। उन दोनों की बातों को मैं सुनता रहा। शायद उन्होंने कहा था, अरे ये गुस्सा वुस्सा कोई रहने वाला थोड़ी ही है। उन्होंने कहा था, प्रिंसिपल ने, यह गुस्सा गुस्सा क्या है, कुछ दिन के लिए, वह अधिक दिन के लिए नहीं रहता। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कहीं मांस से नाखून अलग हुए ही, ನೋಡಿ, कहीं मांस से नाखून अलग नहीं होता है। अर्थात परिवार का संबंध तो दूर नहीं हो सकता है। पर ये नाखून है, परंतु मांस, नाखून और मांस से अलग नहीं रहता है, नाखून से लगा रहता है। अर्थात कुटुंब में रहने वाले सदस्य एक ना एक ढंग से, रीति से एक ही होते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरह उस परिवार की बेटी सोनी है, इसलिए सोनी और वे अलग नहीं हो सकते। और लेकिन वाकई बड़ी हिम्मत कर डाली सोनी तुमने, वह तो करनी ही थी। अरे वाकई, बिल्कुल बिल्कुल तूने क्या किया है, हिम्मत, साहस कर लिया है। आखिर अब कौन इन बातों की परवाह करता है। 25-30 साल पहले जरूर। फिर अचानक एक बार मेरी ओर देखा। अच्छा, अब क्या करोगी सोनी, मेरा मतलब तुम दोनों। कुछ नहीं, अपनी अपनी नौकरी। सोनी की आवाज में उत्साह नहीं था। फिर और तुम दोनों आराम ले लीजिए। और कुछ करने के लिए सूचना देने वाले थे प्रिंसिपल, परंतु सोनी कहती है, कुछ नहीं, हमने विचार किया है, अपनी अपनी नौकरी करेंगे और इसी के अलावा हम कुछ विचार नहीं किया। और हनीमून, प्रिंसिपल ने प्रश्न किया। देखिए, वह अविवाहिता है, परंतु सोनी के लिए वह कहने लगी है हनीमून करने के लिए। यही है, सामान्य तौर पर हम समाज में देखते हैं, हमें जो नहीं मिला है वह किसी को भी ना मिलना है। परंतु हृदय विशाल रहने वाले लोग विचार करते हैं, हमें ना मिला तो परवाह नहीं है, दूसरों को मिलना है। यही भाव प्रिंसिपल की बातों में है। वह कहते हैं, और उन्होंने अधिकार से पूछा, हनीमून छुट्टी ही नहीं है। तो सोनी ने कहा, हमें छुट्टी नहीं है, ना इन्हें ना मुझे। सोनी ने लाचार भाव से दिखाया, हनीमून करना था, परंतु छुट्टी मुझे भी नहीं, इन्हीं पति को भी नहीं। अरे छुट्टी क्या होती है। प्रिंसिपल कहने लगी, छुट्टी क्या होती है। वे नाराज हो गई। शादी क्या रोज रोज होनी है, रोज रोज शादी होती है। तुम लोग अपने अपने बॉसों से बोलो ना, अपने अपने बॉस के साथ बोलो ना। मेरा ख्याल है कोई भी इतना इनह्यूमन नहीं होगा। नहीं, हनीमून पर तो तुम्हें जरूर ही जाना चाहिए। देखो, उनको वह दबाव करने लगी, अनिवार्य रूप से तुम्हें हनीमून करना ही चाहिए। क्यों, बार बार शादी तो नहीं होती है, एक बार होने वाली शादी की अवसर पर जो कुछ आनंद प्राप्त करना है वह तो प्राप्त करना, जो मौज मनाना है वह मनाना है। इसमें तकलीफ ना होनी है, इसलिए अपने अपने बॉस से पूछकर तुम्हें हनीमून जाना है। नहीं, नौकरी तो जिंदगी भर करनी ही है। चश्मे की दोनों कमानियां एक मुट्ठी में पकड़े बाकायदा धमका रही थी। अरे बाकायदा कानून रूप से पकड़े, धमकियां दें, बार बार शादी नहीं होती है, एक ही बार होने वाली है, तुम्हें हनीमून करना ही चाहिए, इस तरह कहने लगी। अच्छा, कहाँ जाइए, मैं मुस्कुराया। तो पति पूछता है, तो हनीमून करना चाहिए, पर हम कहाँ जाना है। कुल्लू, मनाली, नैनीताल, कश्मीर, ये 4 प्रदेश के नाम दे देता है। कुल्लू जाना है, मनाली, नैनीताल या कश्मीर, कहाँ जाना। कहीं मत जाओ तुम लोग, बस चले जाओ। चहल, नोट कर लेना, तुम्हें और कहीं नहीं जाना, चहल को जाइए, बहुत मजा आए। वे धीरे धीरे सोचती सी
बोली। सोचती सी बोलने लगी, सच कहती हूँ सोनी, इतनी खूबसूरत जगह है, चहल इतना सुंदर है, खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जगह है कि सिर्फ एक जगह है। देखो, उन्हें अनुभव नहीं है हनीमून का, परंतु दूसरों को वह सूचना देने लगी है हनीमून के लिए जाना चाहिए चहल को। और वह है चहल। शिमला से पहले ही नाहन होकर रास्ता है। शिमला जाने के पहले ही नाहन होकर वह रास्ता है और वहाँ कॉटेजें बनी। अरे, वहाँ तो अलग से खास हनीमून कॉटेजें भी हैं, इतने अच्छे ढंग से सजाई ही कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। रियली टेस्टफुल। सामने खुलती हुई घाटियां दूर दूर तक फैलती चली गई, क्षितिज तक फैलती चली गई हैं। तरह तरह के फूल, हरियाली, नदियों और झरनों की रेखाएं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रूप हली जरी वाली हरी साड़ी किसी ने उतर कर लापरवाही से फेंक दी हो। पहाड़ों की तुम जानो अपनी ही खूबसूरती होती है। कॉटेजें तो सचमुच इतनी आरामदेह है कि आने को तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। अरे, चहल में होने वाली जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बारे में प्रिंसिपल उन्हें बताने लगे। एकदम प्राइवेसी है। राजा महाराजाओं जैसे गुदगुदे गद्देदार पलंग, फानस फानुस फर्नीचर, क्या तुम्हारे वे 5 स्टार होटल वाले देंगे? डॉक्टर अरोड़ा के सामने जैसे चहल की फिल्म चल रही थी। देखो, कितना सुंदर वह बता रही थी। उनकी आंखों के सम्मुख एक सुंदर फिल्म व्यक्त होने लगा था। डॉक्टर अरोड़ा के सामने जैसे चहल की फिल्म चल रही थी, वैसे तो किचन विचन का भी इंतजाम है, लेकिन तुम्हें होश कहाँ होगा। बहरे से जो मन हो सो सामने मंगवा कर बनवाना। शाम को कुर्सियां डालकर बाहर बैठोगे, धूप उतर रही होगी तो ऐसा लगेगा कि बस स्वर्ग यही है। बाप निकलती गर्म गर्म चाय, तुम्हारा मन ही नहीं होगा कि वहां से उठने का। इतना सब कुछ व्यवस्था वही चहल में रहा है। सुबह जीनी जीनी नाइटी में उठकर जब तुम पर्दे हटाओगे तो धूप इस तरह सारा बदन सहलाओ लाएगी। सुबह शाम फूलों की ऐसी प्यारी खुशबू सुगंध की, बस तुम कहोगी जिंदगी भर हम यहीं बने रहे। ये आनंद उठाते समय आपके मन में आएगा, जीवन पर्यंत जिंदगी भर इसी जगह में रहना है। ऐसे माहौल में एक दूसरे को जैसे अच्छे ढंग से समझ सकते, वह यहाँ की झकझक में बरसों नहीं हो पाएगा। वैसा सुकून यहाँ कहाँ। तुम कहोगी मैं कैसे बातें कर रही हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें सुनने का हक है। ना कपड़ों का होश रहेगा, ना एक दूसरे को बाहों से छोड़ने का। तुम तो वैसे भी नाजुक हो, सारे शरीर में दाग ही पड़ जाएंगे। कहकर उनको चहल के जो सुख सुविधाएं हैं उसका वर्णन करने लगी है। कौन है? प्रिंसिपल साहब अरोरा जी। मैं मुग्ध सा उन्हें देखता रहा। पति अभी देखता रहा प्रिंसिपल को मुक्त होकर। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, परंतु उनका मन कितना अच्छा है। दूसरों के लिए वह काम करते हैं, परंतु किसी अवस्था में उनकी शादी नहीं हुई है, परंतु वह तो दुखी नहीं, परंतु मन से भाव उमड़ कर आने लगा, परंतु उसको कभी वह व्यक्त करने नहीं दे रही है। आंखें बंद थी,
और ऐसा लगता था जैसे पलकें भीगने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ने, सोनिया और उनके पति ने, ये आपस में देखने लगे और हल्के से मुस्कुराए, क्या आहिस्ता से उठकर चले। कहकर यह पाठ यही समाप्त होता है। अतः राजेंद्र यादव यहाँ हनीमून नामक पाठ के द्वारा यही मध्यम वर्ग के लोगों की मनस्थिति क्या है, वे मनपसंद लड़कों से शादी भी नहीं कर सकते हैं, परंतु बहुत कमजोर से शादी करने के लिए उनका मन भी नहीं होता है। शायद प्रिंसिपल साहब को भी ऐसा ही हुआ होगा, कल्पना करना पड़ता है। और 25-30 साल पहले पढ़ी लिखी होकर भी लड़कियां अपनी इच्छा के लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। उसी जमाने में उन्हें या तो माँ बाप का कहना मानकर उसके पसंद के लड़के के साथ विवाह कर लेना था, या फिर कुमारी ही रहना पड़ता था। इस कारण प्रिंसिपल डॉक्टर माधुरी अरोरा को भी पढ़ा है। शादी तो नहीं हुई है, परंतु सोनी के बारे में सब कुछ वह बताती जाती है, परंतु उनके जो मन में दुख है उसका इलाज कर ही नहीं सकता है। अपनी अपूर्ण कामनाएं सोनी में पूर्ण होती उन्हें नजर आती है प्रिंसिपल के मन में। प्रस्तुत कहानी को पढ़ते समय हमें राजेंद्र की यह कथा में नारी मन के संघर्ष को देख सकते हैं और पुरानी और नई पीढ़ी के मनोभाव तथा सामाजिक गतिविधियों में आए अंतर पर जो हो रहा है, यह हमें इस लघु कथा हनीमून में मिलता है। इसके साथ यह कहानी को समाप्त करेंगे। नमस्कार।